हे एवरीवन, वेलकम विद द न्यू चैप्टर। सो हमने लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर 1 को डिस्कस किया था। चैप्टर 1 के अंदर हमने क्या क्या देखा था? हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि कितने कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस किस कैटेगरी के अंदर डालते हैं। तो हमने अलग अलग टैक्सा और या फिर अलग अलग कैटेगरीज को देखा था। वो कौन कौन सी कैटेगरीज थी? वो था स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। ये अलग अलग तरह की कैटेगरीज थी। सो अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। इसके अंदर हम किंगडम्स देखेंगे, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम के अंदर डालेंगे। यहाँ पर कौन 5 किंगडम होते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई और प्लांटे और एनिमिलिया। ये 5 तरह के किंगडम होते हैं। और जो ये चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, लेकिन आपको सारी इन्फॉर्मेशन याद भी रखनी होती है। क्यों? क्योंकि ये इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड चैप्टर है। मतलब इसके अंदर जितनी भी जो चीज़ें होगी उसमें समझने का थोड़ा कम ही होता है, याद रखने का बहुत ज़्यादा होता है। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। सो अब हमारा सेकेंड चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशंस कि कैसे, मतलब 5 किंगडम मैंने बताए कि कौन कौन से 5 किंगडम होते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग के अंदर जब क्लासिफिकेशन शुरू हुई थी उस टाइम सिर्फ 2 ही किंगडम थे। और ये 2 किंगडम किसने दिए थे? कि किंगडम दिए थे अरिस्टोटल ने। मतलब अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशंस किया और उसके बाद 2 किंगडम बनाए। उन 2 किंगडम्स में उसने ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया। उसने ये ऑर्गेनिजम्स को डाला किस, मतलब अलग अलग किंगडम्स के अंदर डाला उसने ऑर्गेनिजम्स को। किसके बेसिस पे? सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं, अब क्वेश्चन आता है कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं मतलब कि आउटर अपीयरेंस। ठीक है, कि अगर मैं किसी भी चीज़ के आउटर अपीयरेंस को देख के मैं उसको डिफाइन कर दूं तो वो हो जाएगा मॉर्फोलॉजिकल। जैसे कि अगर मैं प्लांट की बात करती हूँ, तो अगर प्लांट के अंदर बहुत बड़ा पेड़ है तो उसको मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, इसकी आउटर अपीयरेंस इतना, इसकी हाइट इतनी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब हैवियर है, तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि हाँ ये ट्री है। ठीक है, मैंने इसकी मॉर्फोलॉजी को देख के बता दिया, इसकी आउटर अपीयरेंस को देख के बता दिया कि हाँ ये ट्री है। उसके बाद अगर उससे कम हाइट का मैं प्लांट देखती हूँ तो उसको मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ये शहब है। ठीक है, शहब क्या होते हैं? झाड़ीदार। ठीक है, झाड़ीदार जो प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं शब्स। फिर उससे भी बिल्कुल छोटा सा प्लांट था, उसको मैंने देखा और मैंने उसको बता दिया कि हाँ ये है हर्ब्स। सो मैंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखी उनकी, मतलब मैंने सिर्फ उनको बाहर से ऐसे देखा और मैंने उनको डिफाइन कर दिया कि हाँ ये ट्री है, ये शब है और ये हर्ब है। तो ये 3 मैंने उनको मॉर्फोलॉजी के देख के बता दिया। एनाटोमिकल्स क्या होते हैं? 2 कैरेक्टर होते हैं, एक होता है मॉर्फोलॉजिकल, एक होता है एनाटोमिकल। एनाटोमिकल्स क्या होते हैं? मतलब कि इनर स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे मैं किसी प्लांट की लीव्स को देखूं, अगर मैं लीव्स को माइक्रोस्कोप में देखती हूँ तो उसके अंदर मुझे बहुत सारी सेल्स मिलेंगी। लाइक मुझे मेसोफिल सेल्स मिलेगी, बंडल शीट सेल्स मिलेगी, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, ठीक है, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, ये मुझे बहुत सारी सेल्स में दिखेंगी। सो अगर मैं उन चीज़ों को स्टडी कर रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा? उसका एनाटोमिकल कैरेक्टर। ठीक है, तो वो उनकी एनाटोमिकल स्टडी हो जाएगी। सो आई होप ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने प्लांट को तो 3 के अंदर, मतलब मॉर्फोलॉजी देखी तो उन्होंने बता दिया कि प्लांट्स को डिवाइड किया ट्री, शब्स और हर्ब्स में, और एनिमल्स को 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। कौन कौन से? जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। रेड ब्लड मतलब कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास एक ऐसा पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड का कलर, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। तो अगर ये भी बोल सकते हैं कि अरिस्टोटल ने एनिमल्स को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, जिनके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, फिर जिनके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होती। तो अरिस्टोटल ने क्या किया? अरिस्टोटल को बता देते हैं कि उन्होंने 2 किंगडम बनाए। कौन कौन से? प्लांटे और एनिमिलिया। इनके बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया। और इसके अलावा उन्होंने ये सब कैरेक्टर नहीं देखे। कौन कौन से? ये जो कैरेक्टर दिखा रखे हैं ना, ये कैरेक्टर के बेसिस पे उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर देखा मॉर्फोलॉजिकल, उसके बेसिस पे कैरेक्टर उन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। ना उन्होंने ये बताया कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन कौन सी होती हैं, ना उन्होंने ये बताया कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं,
ना उन्होंने ये बताया कि फोटोसिंथेटिक्स और नॉन फोटोसिंथेटिक कौन कौन से होते हैं, ये कुछ नहीं बताया उन्होंने सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, जितने भी प्लांट्स थे उनको प्लांटे किंगडम के अंदर डाल दिया, जितने भी एनिमल्स थे उनको एनिमल्स के अंदर डाल दिया। लेकिन इसके अलावा जितने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे लार्ज ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इन क्लासिफिकेशंस को मतलब इनके अंदर फिट नहीं हो पा रहे थे, इन दो किंगडम्स के अंदर फिट नहीं हो पा रहे थे, समझ रहे हो। सो उसके लिए फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, कौन से, R.H. विटेकर आए और उन्होंने 5 किंगडम बना दिए। 5 किंगडम्स में उन्होंने जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डाल दिया और अलग अलग किंगडम्स बना दिए। कौन कौन से किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। प्लांटे और एनिमेलिया तो अरिस्टोटल ने बनाए रखे थे, मतलब उन्होंने 2 किंगडम तो उन्होंने बता दिए थे। R.H. विटेकर ने 3 और बता दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई। ठीक है, इनमें और मतलब ऑर्गेनिजम्स को पुट कर दिया। तो ये किसके बेसिस पे किया, इन्होंने सेल के स्ट्रक्चर को देखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस देखा, रिप्रोडक्शन देखा, उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, मतलब कि इवोल्यूशनरी, मतलब कौन सा जो किंगडम है वो पहले आया था, कौन सा किंगडम बाद में आया था, ये सब उन्होंने बताया। या फिर कौन मतलब पर्टिकुलर हर एक किंगडम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सब बताया। तो R.H. विटेकर ने 5 किंगडम लिए और उन 5 किंगडम्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स को पुट कर दिया। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके सभी किंगडम्स को एक एक करके डील करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनेरा की। तो देखो, अगर किंगडम मोनेरा का नाम कहीं पर भी आ जाता है, अगर वो कोई पूछ ले कि किंगडम मोनेरा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो आपको बस एक नाम याद रखना है, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया का एक सोल मेंबर होता है मोनेरा के अंदर, और इसके अंदर बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया एक सोल मेंबर होता है। मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल हो जाएगा मोनेरा का, वो बैक्टीरिया होता है। और ये बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं, लाइक जैसे हॉट स्प्रिंग्स हो गए, डेजर्ट, स्नो और डीप ओशियंस, इनके अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं जनरली। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहेंगे और वहीं से अपना दाना पानी लेंगे। दाना पानी का मतलब कि जितना जो उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है या फिर उनको रिप्रोडक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो वहीं दूसरे जो होस्ट होगा उनका, वहीं से वो लेंगे। और दूसरी बात देखते हैं कि सिर्फ कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऐसे जो कि ऑटोट्रोफिक होते हैं, अदरवाइज जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो हीटेरोट्रोफिक्स होंगे। अब हम देखते हैं कि ऑटोट्रोफिक्स और हीटेरोट्रोफिक्स में क्या डिफरेंस है। ऑटो मतलब कि, ऑटो क्या होता है, ऑटो मतलब कि खुद, हीटेरो मतलब कि दूसरा। ऑटो मतलब कि वो अपना भोजन खुद ही तैयार करते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से या फिर किसी दूसरे उन पर डिपेंड नहीं होते। ऑटोट्रोफिक भी 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक्स, एक होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक्स। नाम से आपको पता चल रहा है, देखो फोटो मतलब कि क्या होता है, लाइट। ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस में ये अपना खाना बनाते हैं। दूसरा हो गया कीमोसिंथेटिक्स, कीमो मतलब कि केमिकल्स, तो केमिकल्स की प्रेजेंस में ये अपना खाना बनाते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि ऑटोट्रोफिक्स होते हैं, अदरवाइज हेटेरोट्रोफिक्स होंगे जितने भी बैक्टीरिया होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बैक्टीरिया को हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया उनके शेप के बेसिस पे, कि अलग अलग उनकी शेप होगी और उसके बेसिस पे हमने 4 टाइप के बैक्टीरिया को देख लिया। सबसे पहले कौन से आते हैं, सबसे पहले आते हैं स्फेरिकल शेप के। स्फेरिकल शेप के अंदर जो बैक्टीरिया आएंगे उनको हम बोल देते हैं कोकस, कोकाई। ठीक है, उसके बाद आता है रोड शेप। रोड शेप की जिनकी होंगी उनको हम बोल देंगे बेसिलाई, बेसिलस। उसके बाद आता है कोमा शेप। कोमा शेप बैक्टीरिया को हम बोल देते हैं विब्रियम। देखो यहाँ पर आपको इस डायग्राम में दिख रहे, देखो ऐसे कोमा शेप के होते हैं, ये इस तरह के होते हैं, तो इनको हम बोल देते हैं विब्रियो। फिर होता है स्पायरल, मतलब ऐसे स्पायरल लाइक होते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं स्पायरेलिया। सो ये अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं इनकी शेप के बेसिस पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने मोनेरा को 2 के अंदर, मतलब 2 के अंदर डिवाइड कर दिया, कि मोनेरा के अंदर भी 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। कौन कौन से, एक आते हैं आर्के बैक्टीरिया, एक आते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, आर्के बैक्टीरिया अलग हो गए, लेकिन यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया एक ही हैं। सो सबसे पहले हम आर्के बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। आर्के बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये मतलब ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बिल्कुल हार्श कंडीशन के अंदर रह सकते हैं, बिल्कुल हार्श कंडीशंस के अंदर।
मतलब कि इनके अंदर चाहे कितना भी सोल्टी एरिया हो, एक्सट्रीम सोल्टी एरिया के अंदर भी रह सकते हैं। जो एक्सट्रीम सोल्टी एरिया के अंदर रहते हैं उनको हम बोल देते हैं हेलोफाइल्स। ठीक है, जो हॉट स्प्रिंग्स मतलब कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर हो उनके अंदर जो रह सकते हैं उनको हम बोल देते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। या फिर जो मार्शी एरियाज के अंदर रह सकते हैं उनको हम बोल देते हैं मिथेनोजेंस। और जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया से कैसे डिफर करते हैं, वो सिर्फ सेल के, अगर उनकी जो सेल वॉल होती है वो अलग होती है किनसे, बैक्टीरिया से, जो इनकी सेल वॉल की वजह से ही ये बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर सरवाइव कर पाते हैं। अदरवाइज जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस कंडीशन के अंदर मतलब इतनी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते। सिर्फ आर्के बैक्टीरिया ही ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बाद जो मिथेनोजेंस होते हैं, ठीक है, जो मार्शी एरियाज़ के अंदर रहते हैं मिथेनोजेंस, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं जो काऊ और बफेलोज की जो गट्स होती है ना, गट्स, उन गट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये कहाँ पे, मतलब देखो ये बोला है रूमिएंट्स एनिमल्स। रूमिएंट्स एनिमल्स क्या होते हैं, रूमिएंट एनिमल्स होते हैं जो गाली करने वाले एनिमल्स। ठीक है, आपने देखा होगा काउज और बफेलोज क्या करते हैं, अगर हम उनके सामने चारा डालते हैं तो उस चारे को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, चबाते नहीं है वो, एकदम से जल्दी जल्दी खा लेंगे, बस उनके मतलब स्टमक के अंदर चला जाएगा जल्दी जल्दी। और खाने के बाद जब वो खा पी के जब फ्री हो जाते हैं उसके बाद वो जब बैठ जाते हैं, आपको देखा हो कि बैठते टाइम वो जुगाली करते रहते हैं। जुगाली किस लिए करते हैं, ताकि वो बाद में अपने भोजन को चबाते हैं। ठीक है, वो जब खा रहे होते हैं उस टाइम अपने भोजन को नहीं चबाते, वो बाद में भोजन को चबाते हैं। तो इसलिए हम उनको एक अलग कैटेगरी के अंदर रख देते हैं जिसको हम बोलते हैं रूमिएंट। ठीक है, उसके अंदर इन रूमिएंट एनिमल्स की गट के अंदर मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। और ये मिथेनोजेंस क्या करते हैं, मीथेन गैस की फॉर्मेशन में हेल्प करवाते हैं। कि जो इन एनिमल्स का जो डग होता है उसके अंदर मीथेन होती है जो कि बायोगैस में यूज़ की जाती है। ठीक है, जो बायोगैस आपने देखा होगा, जो बायोगैस प्लांट अगर हम बनाते हैं, जो काफ़ी विलेज एरिया के अंदर जो बनते हैं बायोगैस प्लांट, उसके अंदर हम एनिमल्स और इनके डग को ही हम डालते हैं। उसी की वजह से ही जो ये बायोगैस बनती है और इसको हम किचन वगैरह में यूज़ करते हैं। तो उन बायोगैस के अंदर जो मेन गैस होती है वो कौन सी होती है, मीथेन होती है। और वो मेन गैस मीथेन वो किसकी वजह से बनती है, वो मिथेनोजन की वजह से बनती है। और मिथेनोजन क्या है, ये है एक आर्के बैक्टीरिया। सो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम बोल देते हैं ट्रू बैक्टीरिया। इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है और इनके अंदर होता है फ्लैजिलम। जो इनकी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होगी, वो बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की। ठीक है, और जो फ्लैजिला होता है वो किस काम की वजह से यूज़ करते हैं उसको, मूवमेंट के। ठीक है, तो फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करेगा। सो अभी हमने देखो बोला था कुछ देर पहले कि सिर्फ कुछ ही ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स होते हैं। वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं, वो होते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम बोल देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा। और ये बिल्कुल प्लांट की तरह होते हैं। प्लांट की तरह हमने क्यों बताया, क्योंकि सिर्फ प्लांट ही ऐसे होते हैं जो कि ऑटोट्रोफ्स होते हैं। ठीक है, अगर हम जर्नली देखें तो सिर्फ प्लांट से ऐसे होते हैं कि जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। सो इसीलिए हम साइनोबैक्टीरिया को बोल रहे हैं कि वे सिमिलर्स होते हैं प्लांट्स की तरह। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल्स या फिलामेंटस हो सकते हैं, फ्रेश या वाटर या फिर मेराइन हो सकते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल एल्गा हो सकते हैं, कौन से भी हो सकते हैं। और अगर हम इनकी कॉलोनीज़ की बात करते हैं, अगर हम यू बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ की बात करते हैं तो वो किससे सराउंडेड होगी, एक जिलेटिनियस शीट से सराउंडेड होगी। जैसे देखो ये इस डायग्राम में दिखा रखा है, ये बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, देखो ये दिखा रखी है, ये एक आउटर शीट होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये कहाँ पे होते हैं मेनली। अगर आपने देखा होगा कि जो पॉन्ड वगैरह होते हैं जहाँ पर मतलब काफ़ी दिनों का पानी अगर एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर एक ग्रीन लेयर की, एक ऊपर से पानी के ऊपर एक कवरिंग हो जाती है, ग्रीन लेयर। तो वो ग्रीन लेयर जो होती है वो एल्गल ब्लूम जिसको हम बोलते हैं, वो किसकी वजह से होती है, वो साइनोबैक्टीरिया की वजह से ही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये मेन किस में, नाइट्रोजन की फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन की फिक्सेशन कहाँ पे होगी, इन बैक्टीरिया के अंदर एक सेल्स होती है जिसको हम बोल देते हैं हीटेरोसिस्ट। हीटेरोसिस्ट ये सेल्स होती हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन की फिक्सेशन होगी। और ये हीटेरोसिस्ट सेल सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रेजेंट होगी, जैसे कि नोस्टोक और एनाबिना।
सिर्फ इन्हीं के अंदर हेटेरोसिस्ट सेल्स प्रेजेंट होती है और उसके अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। सो ये तो हो गया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। अब हम देखते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। कीमोसिंथेटिक्स मतलब ये कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इन केमिकल्स का यूज़ करके ये एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। सो ये क्या होता है, ये मेनली जो मिनरल्स जो होते हैं, सो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो मिनरल्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक मतलब कि ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, ये दूसरों से ही अपना भोजन लेते हैं। उसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं ये मेनली जो हमारी जो डेली लाइफ्स होती है उसके अंदर भी हेल्पफुल रहते हैं। जैसे कि जो कर्ड बनता है मिल्क से, वो किससे बनता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई से बनता है, और वो क्या है, एक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कुछ एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन करना, जैसे एंटीबायोटिक्स में क्या आ जाता है, पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम की प्रोडक्शन करना, वो भी क्या है, पेनिसिलियम की प्रोडक्शंस होगी, वो एक बैक्टीरिया की वजह से होगी जो क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है। तीसरा हम बोल देते हैं कि नाइट्रोजन की फिक्सेशन करना लेग्यूमिनियस रूट में, सो वो भी कौन करता है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही करता है, जो कि क्या है, राइजोबिया। सो ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं। ये हमने देख लिया इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में कि कौन से ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, कौन से हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं इनकी कुछ डिजीज़ के बारे में कि जो ये बैक्टीरियाज होते हैं ये डिजीज़ भी कॉज करते हैं। कौन कौन सी, कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनस, सिट्रस कैंकर डिजीज़, ये सारी कौन करता है, डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया ये डिजीज़ कॉज करते हैं। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन होता है मेनली इसमें बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन होता है फीजन के थ्रू। फीजन क्या होता है, मतलब कि जैसे ये जो डायग्राम दे रखा है ये फीजन का है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, एक बैक्टीरिया होगा, वो बाद में दो में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीजन हो जाएगा और वो दो के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो दो प्रोजेनी बन जाएंगे इसकी। सो इसलिए हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया का मेन रिप्रोडक्शन ना फीजन के थ्रू होता है। अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं तो उस टाइम पे वो स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि जैसे एक बैक्टीरिया, ये डोनर सेल है, यहाँ पर कोई अपना ये डीएनए ट्रांसफ़र करेगा किसी भी रिसिपिएंट सेल में, ठीक है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर दोनों बैक्टीरियाज का होना ज़रूरी है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट्स काफ़ी है अपनी प्रोजेनी बनाने के लिए, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर दोनों पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर डोनर सेल्स अपना क्रोमोसोम देगा दूसरे रिसिपिएंट सेल्स को, किसके थ्रू, एक यहाँ पर एक वे बना लेंगे पिलस, ठीक है। इस पिलस के थ्रू ये क्रोमोसोम यहाँ से जाएगा और दूसरे बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए को ट्रांसफ़र कर देगा। सो ये हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। नेक्स्ट हम देखते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का ही एक पार्ट है। ये क्या होता है, ये इनके अंदर, लेकिन इनके अंदर एक एक्सेप्शन होता है कि इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। ये काफ़ी एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो वो कौन से होते हैं, माइकोप्लाज्म, ठीक है, माइक्रोप्लाज्म। और ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर पाते हैं। सो ये तीनों जो पॉइंट्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं कि ये पैथोजेनिक्स होते हैं किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स में। सो ये तीनों पॉइंट्स पे, इन दो पॉइंट्स पे तो काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं होती और जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर पाते हैं। सो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। सो अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो देखो यहाँ पर होगा 3 लेयर सेलुलर मेम्ब्रेन्स होगी, सोल्यूबल प्रोटीन्स होंगे, डीएनए प्रेजेंट होगा, राइबोसोम, सोल्यूबल आरएनए, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो बाकी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही होता है बैक्टीरिया की तरह, लेकिन इसके अंदर क्या क्या एक्सेप्शंस होगा कि एक तो ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन। दूसरा क्या होगा, इसके पास सेल वॉल नहीं होगी। सो ये कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, अदरवाइज ये बैक्टीरिया ही होते ही हैं। सो ये हमने अपना पहला किंगडम कर लिया, कंप्लीट किंगडम कर लिया, किंगडम मोनेरा, ठीक है। अब हम अपना दूसरा किंगडम करेंगे जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा।
सो पहला किंगडम के अंदर क्या क्या देखा था, पहले किंगडम में मोनेरा देखा था, जिसके अंदर मेन एग्जाम्पल कौन था, बैक्टीरिया था। और किंगडम मोनेरा को दो के अंदर डिवाइड कर दिया, एक होगा आर्के बैक्टीरिया, एक हो जाएगा यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होती है वो डिफर करती है बैक्टीरिया से, तभी वो इतनी हार्श कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर जाती है। क्योंकि जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम, चाहे कितने हॉट स्प्रिंग्स हो या फिर चाहे कितना ही साल्टी एरिया हो, उनके अंदर वो सर्वाइव कर जाएगी। और आर्के बैक्टीरिया के अंदर ही मिथेनोजेंस होते हैं जो कि काउज और बेफेलोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से तरह के होते हैं, फोटोट्रोफिक्स होते हैं, कीमोटोट्रोफिक्स होते हैं या फिर हिटेरोट्रोफिक्स होते हैं। ये तीन तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हो गए। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो फिजन के थ्रू होगा या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है कॉन्जुगेशन के थ्रू। ये सब हमने मोनेरा के बारे में देखी। और फिर लास्ट में देखा था माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सो ये हमने देख लिया था मोनेरा के बारे में। अब अपने सेकेंड किंगडम के बारे में बात करते हैं। सेकेंड किंगडम कौन सा होता है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर क्या आता है, जितने भी देखो, एक होता है यूकैरियोटिक्स, एक होता है प्रोकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स एक डिटेल चैप्टर है जो आगे आएगा, लेकिन एक थोड़ा सा जर्नल बता देती हूँ कि जो ये 5 किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनीमिलिया, इसके अंदर जो मोनेरा है वो किसके अंदर आएगा, प्रोकैरियोटिक्स के अंदर आएगा। और बाकी जो 4 किंगडम हो जाते हैं, कौन से, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनीमिलिया, ये चारों किंगडम यूकैरियोट्स के अंदर आएंगे। ठीक है। और जो यूकैरियोटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और प्रोकैरियोट होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक्स के अंदर जो प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसके अंदर यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे प्रोटिस्टा के अंदर। सो अगर आप यूकैरियोटिक्स में अगर आप यूकैरियोटिक की बात करते हो और वहाँ पर आपको कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको दिखता है, तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ प्रोटिस्टा का ही होगा। ठीक है, ये बात हो जानी चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि जो प्रोटिस्टा होते हैं वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, और इसका एक मेन काम होता है प्रोटिस्टा का, ये इसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट के साथ भी लिंक करवाएंगे, एनिमल्स के साथ भी लिंक करवाएंगे और फंगाई के साथ भी लिंक करवाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कि ऐसा अगर पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा किंगडम है जो प्लांट, एनिमल्स और फंगस के साथ में लिंक करवाता है, तो वो हो जाएगा प्रोटिस्टा। और अगर ये यूकैरियोटिक्स है तो इसके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, जितने भी जो न्यूक्लियस के अलावा जितने भी ऑर्गेनेल्स बच जाते हैं साइटोप्लाज्म में, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोसोम्स, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोल देते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। उसके बाद इसके अंदर फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन इसके अंदर सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरह से हो सकता है। अब ये बताया इन्होंने कि ये जो प्रोटिस्टा जो ये किंगडम है कि इन तीनों के बीच में लिंक करवा रहा है। तो अगर इन तीनों के बीच में लिंक करवाना तो ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बहुत सारे। तो देखो इसके अंदर 5 तरह के ऑर्गेनिज्म आएंगे। ठीक है, कौन कौन से, 5 तरह के ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है प्रोटिस्टा को। कौन कौन से, सबसे पहले स्लाइम मोल्ड्स, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, प्रोटाजोआ। तो हम पांचों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स कौन से होते हैं, इस ग्रुप्स के अंदर जो मेंबर्स होंगे या फिर एग्जाम्पल्स होंगे इस ग्रुप्स के, वो हो जाते हैं डायटम्स और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम ओशियंस की बात करें, ठीक है, शी एरिया की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब कि जो क्राइजोफाइट्स के अंदर जो ये डायटम्स प्रेजेंट होते हैं या फिर गोल्डन एल्गा होते हैं, तो ये चीफ प्रोड्यूसर्स मतलब कि मेन जो प्रोड्यूसर का जो काम करते हैं वो यही करते हैं। ठीक है, क्राइजोफाइट्स ही करते हैं। ये मेनली फोटोसिंथेटिक्स होते हैं। अभी हमने बोला कि चीफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है, तो मेनली क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक्स होंगी। उसके बाद इनके अंदर जो सेल वॉल होती है, देखो इसके अंदर एक थोड़ा सा यूनिक कैरेक्टर होता है सेल वॉल के अंदर। इस सेल वॉल किस तरह से होगी, इसकी जो सेल वॉल होगी ना वो 2-3 ओवरलैपिंग शेल्स होंगी। जैसे कि आपने जो शॉप बॉक्स देखा है, ठीक है, ऐसा होता है एक शॉप बॉक्स इस तरह से, जिसके अंदर एक नीचे छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर अपने शॉप को रखते हैं। उसके बाद एक बड़ा बॉक्स होता है जो कि उस नीचे वाले बॉक्स को अपने अंदर फिट कर लेते हैं। ठीक है, एक शॉप का बॉक्स ऐसे ही होता है। ठीक है,
तो इसी तरह इसकी जो सेल वॉल होगी, इसके अंदर दो आउटर थिन लेयर ओवरलैपिंग सेल्स होंगी, मतलब ऊपर की तरह सेल्स होंगी और नीचे एक ऐसी होगी। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा क्राइजोफाइट्स का, ठीक है। उसके बाद जो इसकी जो वॉल होती है, सेल वॉल होती है, उसकी जो वॉल्स होगी वो किससे बनी होगी? सिलिका से बनी होगी। अगर वो सिलिका से बनी होती है तो मतलब हम बोल सकते हैं कि वो इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब यह कि हम उसको तोड़ नहीं सकते। अगर उसको तोड़ नहीं सकते, सो अगर जैसे बहुत सारे डाई आइटम्स हैं वो जब सरवाइव नहीं कर पाते हैं तो उनके बाद, उनकी एक्सपायरिंग के बाद उनकी जो सेल वॉल होती है वो वहीं पर डिपॉजिट हो जाती है, उसी हैबिटेट के अंदर डिपॉजिट हो जाती है, उसी हैबिटेट्स के अंदर। तो अगर काफ़ी बिलियन ईयर्स के बाद जो उनकी जो आउटर जो सेल वॉल होती है, ठीक है, वो सेल वॉल डिपॉजिट होती रहेगी और क्या बना लेगी? वो डाई एटोमियस अर्थ बना लेगी, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि डायटोमियस अर्थ कौन से किंगडम में बनती है, कौन से किंगडम के किस ग्रुप के अंदर बनती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो डायटोमियस अर्थ है वो किसके अंदर बनेगी? वो प्रोटिस्टा किंगडम के क्राइजोफाइट्स ग्रुप के अंदर बनेगी। और उसके मेंबर कौन कौन से हैं? उसके मेंबर है डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी, ठीक है, जो कि चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। उनकी जो सेल वॉल होती है वो ओवरलैपिंग शेल्स होती है, उनके अंदर शॉप बॉक्स की तरह होती है, ठीक है। और जो सेल वॉल होगी वो किससे बनी होगी? सिलिका से बनी होगी। इसी वजह से हम उसको तोड़ नहीं सकते। और अगर जब ये डायटम्स या फिर डेस्मिनेट्स होते हैं, जब ये एक्सपायर हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी सेल वॉल होती है वो वहीं पर डिपॉजिट होती रहती है और काफ़ी बिलियन ईयर्स के बाद जब वो डिपॉजिट होती रहेगी तो वो क्या बना लेगी? डाई एटोमियस अर्थ बना लेगी, ठीक है। सो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये मतलब डायटोमियस अर्थ बना लिया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से हम कुछ इनके किस लिए करते हैं हम इसको? पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं, कुछ ऑयल की फिल्ट्रेशन में यूज़ करते हैं, फिर सिरप में यूज़ करते हैं। इनका हम अपनी जर्नल लाइफ के अंदर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया क्राइजोफाइट्स। अब हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं जो कि क्या है? डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट्स मेनली किस तरह के होंगे? वो मराइन या फिर फोटोसिंथेटिक्स होंगे, ठीक है। ये किस तरह के होते हैं? ये येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन, ब्राउन, रेड। ये बोलते हैं कि अगर इनकी सेल में जिस तरह का पिगमेंट होगा वो उसी तरह का कलर शो करेंगे, ठीक है। अगर इनकी सेल के अंदर रेड पिगमेंट है तो वो रेड कलर के होंगे, अगर इनकी सेल के अंदर ग्रीन पिगमेंट्स हैं तो वो ग्रीन कलर के होंगे। जो उनकी सेल वॉल होती है उसके अंदर सेलुलोज की, स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं आउटर साइड्स के अंदर, और इनके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, एक तो होगा लॉन्गिट्यूडनली और एक होगा ट्रांसवर्सली। ये तो दो टाइप के फ्लैजिला होंगे। उसके बाद इसका मेन जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है? गोनियोलक्स। गोनियोलक्स के अंदर क्या होते हैं? इनको हम रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे? ये इतनी जल्दी मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, काफ़ी जल्दी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा सी है वो कैसे दिखने लगेगा? रेड कलर का दिखने लगेगा। इसीलिए हम बोल देते हैं रेड टाइड, ठीक है। तो रेड टाइड किसकी वजह से होता है? रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से, जिसका साइंटिफिक नेम है गोनियोलक्स। और ये किस में आता है? कौन से ग्रुप के अंदर आता है? ये आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। और उसके अलावा ये कुछ ऐसे टॉक्सिन भी रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से ये साइड के अंदर जो दूसरे जो मराइन जो ऑर्गेनिजम्स जैसे फिशेस वगैरह रहते हैं उनको ये किल कर देते हैं, ठीक है। ये दूसरी फिशेस को, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ये किल कर देंगे और आप खुद सरवाइव करेंगे और इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे कि जो पूरा जो सी का जो कलर होता है, जर्नली सी का कलर कैसा होता है? ब्लूइश कलर का होता है वाटर की प्रेजेंस में। लेकिन जब रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे सो वो कैसा कलर दिखेगा? सी का हमारा रेड कलर दिखेगा, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं रेड टाइड्स। सो ये हो गया डाइनोफ्लैजिलेट्स। आप देखो ये एक इसका डायग्राम भी दिखा रखा है कि कैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स दिखता है। इसका क्या डायग्राम क्या है? इसमें ऊपर एपिकल पोर है, फिर सेलुलोज प्लेट है, ये नीचे का जो पोर्शन इसको हम बोलते हैं गर्डल, ये ट्राइकोसाइट स्पोर्स होते हैं, ये ट्रांसफर अंडोलिपोडियम, ठीक है, ये ट्रांसफर फ्लैजिला, और फिर ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। ये दो टाइप के फ्लैजिला हो गए। सो ये हो गया गोनियोलैक्स का स्ट्रक्चर।
नेक्स्ट जो हमारा थर्ड ग्रुप है वो है यूग्लिनोइड्स। ये मेनली कहाँ पे मिलेगा, ये फ्रेश वाटर के अंदर मिलेगा और कहाँ पे, स्टैग्नेंट वाटर के अंदर। स्टैग्नेंट वाटर क्या होता है, जैसे कि पोंड में ये फ्लोइंग नहीं होता, एक जगह पे जब जैसे वाटर इकट्ठा हो जाता है ना एक जगह पे किसी पोंड वगैरह के अंदर, तो उस वाटर को हम बोल देते हैं स्टैग्नेंट वाटर। इसमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल की बजाय यहाँ पर एक प्रोटीन की एक लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं पेलिकल्स। और इस पेलिकल की वजह से जो यूग्लिनोइड्स होते हैं इनकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, इस पेलिकल की वजह से ही। इसके अंदर दो टाइप के फ्लैजिला होंगे, एक होगा शॉर्ट, एक होगा लॉन्ग, और ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। इनके अंदर जो पिगमेंट होगा वो किस में होगा, वो बिल्कुल जो प्लांट, हायर जो प्लांट्स होते हैं उनके पिगमेंट से मैच करेगा। इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो क्या है, यूग्लिना। जैसे इसका डायग्राम देखते हैं, इसके डायग्राम में आपको दिखेगा ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेम्ब्रेन किसकी, हमारे पास सेल वॉल तो है नहीं, लेकिन एक मेम्ब्रेन है जिसकी, जो किसकी है, प्रोटीन की, जिसको हम बोल देते हैं पेलिकल। साइटोप्लाज्म है, ये जितने और सारे क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है, और फ्लैजिला प्रेजेंट है। सो ये तो हो गया यूग्लिना। उसके बाद हम जो नेक्स्ट ग्रुप है वो होता है स्लाइम मोड। ये हम सारे ग्रुप्स पढ़ रहे हैं किसके, प्रोटिस्टा के। प्रोटिस्टा के अंदर ये ग्रुप्स है, 3 ग्रुप हमने कर लिए, कौन, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स। अब हम कर रहे हैं स्लाइम मोड। स्लाइम मोड क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट मतलब कि वो, और जो दूसरे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और दूसरे के ऊपर भी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है ना उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये क्या करेंगे, जब सूटेबल कंडीशन होगी, जब अच्छी खासी कंडीशन होगी, तो ये क्या बना लेंगे, एक एग्रीगेट में बना, मतलब बहुत सारे स्लाइम मोड्स इकट्ठे हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, प्लाज्मोडियम बना लेंगे, ठीक है। मतलब कि जब अच्छी खासी कंडीशंस होंगी, इनके पास अच्छा न्यूट्रिशंस होगा, इनका न्यूट्रिशंस क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। जब अच्छा खासा वहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा तो स्लाइम मोड क्या करेंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ और क्या बना लेंगे, प्लाज्मोडियम बना लेंगे। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशंस होगी, ठीक है, जब इनके पास न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो ये क्या करेंगे, ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाएगा किसमें, फ्रूटी बॉडीज़ के अंदर और एक स्टाक के अंदर। फ्रूटी बॉडीज़ में क्या होगा, बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, और स्टाक जो नीचे की जो जैसे ऐसे हो जाएगी, ऐसे बना लेगा ये इस तरह से, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फ्रूटी बॉडीज़, और ये क्या हो जाएगी, स्टाक। सो ये ऐसे बना लेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये स्पोर्स जो बनेंगे, जो फ्रूटी बॉडीज़ के अंदर जो स्पोर्स बनेंगे वो कैसे होंगे, उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट, उसके पास वॉल प्रेजेंट होगी, मतलब सेल वॉल प्रेजेंट होगी उनके पास। इसी वजह से ही ये काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं। और ये जैसे फ्रूटी बॉडीज़ में क्या होगा, स्पोर्स प्रेजेंट हो गए, तो जैसे एयर वगैरह आएगी, जैसे एयर की अच्छी खासी एयर आ रही है, सो उस एयर में ये स्पोर्स इधर उधर बिखर जाएंगे और फिर जर्मिनेट होके स्लाइम मोल्ड्स बना लेंगे। इसका जो एग्जाम्पल्स है, काफ़ी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि डिक्टियोस्टेलिडिया, लाइकोगेला, ट्यूबीफेरा, ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स है स्लाइम मोल्ड के। नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं, इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं कि स्लाइम मोल्ड के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है, एक जर्नल लाइफ साइकिल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा इसके अंदर, जैसे ये जो फ्लैजिला है जिसके पास, ये तो हो जाएगा मेल गेमेट, जिसके पास फ्लैजिला नहीं है ये हो जाएगा फीमेल गेमेट। फीमेल गेमेट यहाँ पे क्या होगा, मिक्सोमा होगा, और मेल गेमेट होगा स्वार्म सेल्स। तो ये दोनों फ्यूज़न करेंगे और क्या करेंगे, सिंगेमी के थ्रू जायगोट बना लेंगे। जायगोट में उसके बाद क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस मतलब कि बहुत सारे बनेंगे, ठीक है, बहुत सारी डिवीज़न होगा उनका, और डिवीज़न करके ये क्या बना लेंगे, फीडिंग प्लाज्मोडियम बना लेंगे। सो देखो ये कंडीशन है फीडिंग प्लाज्मोडियम की, मतलब मैं जो इसकी एज अ फेवरेबल कंडीशंस होगी तो ये इस तरह का एक, मतलब कि जैसे क्लब लाइक एक फॉर्म बना लेगा ये, ठीक है। उसके बाद ये मैच्योर प्लाज्मोडियम हो जाएगा। मैच्योर प्लाज्मोडियम जब इसको क्या लगेगा, जब यहाँ पर तो इसके पास अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके पास न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तब ये क्या करेंगे, देखो ये ऊपर ये क्या है, फ्रूटी बॉडीज़, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, स्टॉक। तो ये स्टॉक है और ये फ्रूटी बॉडीज़ है। फ्रूटी बॉडीज़ में बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट है। उसके बाद मियोसिस होगी और स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे, किसके थ्रू, एयर करंट के भी थ्रू हो सकते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे। उसके बाद जर्मिनेट करके ये मेल और फीमेल गैमेट बना लेंगे।
सो ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये एक लाइफ साइकिल है, जनरल लाइफ साइकिल है स्लाइम मोल्ड की। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप आता है वो क्या है, प्रोटोजोआ। तो ये 5th ग्रुप है प्रोटिस्टा का। अलग अलग ग्रुप्स थे, ये 5th ग्रुप है प्रोटिस्टा का। ये क्या होता है, ये होता है हीटेरोट्रोफिक्स। हीटेरोट्रोफिक्स होगा सो ये किसकी तरह होगा, एनिमल्स की तरह, क्योंकि एनिमल्स हीटेरोट्रोफिक्स होते हैं। ये प्रीडेटर की तरह या फिर पैरासाइट की तरह रहेगा अपने होस्ट के ऊपर। सो जो प्रोटोजोआ होता है वो भी 4 टाइप का होता है, अलग अलग। किसके बेसिस पे होता है ये 4 टाइप्स का, इनकी मूवमेंट के बेसिस पे, ठीक है। फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, अमीबॉइड भी हो सकता है, स्पोरोजोन्स भी हो सकता है और सीलिएटेड भी हो सकता है। अलग अलग टाइप के प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें पहले हम पढ़ते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अमीबॉइड प्रोटोजोआ क्या होते हैं कि कहाँ पे रहते हैं, मेनली ये फ्रेश या सी वाटर के अंदर रहेंगे या फिर किसी भी मॉइस्ट सॉइल के अंदर रहेंगे। इनका मेन काम क्या होता है, अमीबॉइड मतलब कि अमीबा लाइक की जैसे क्या करेंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जैसे इस डायग्राम के अंदर ये दे रखा है सूडोपोड्स, ठीक है। इन सूडोपोड्स को हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं, ठीक है। ये इन सूडोपोड की वजह से अपने प्रे को ये अंदर ले लेता है। जैसे ये मान लो ये ऐसे सूडोपोड है, यहाँ पर इसका प्रे है, ये क्या करेगा अपने इस जो ये फीट को ना, ये इसको एक्सटेंड करके ऐसे ऐसे कर लेगा और इसको अपने बॉडी के अंदर ले लेगा, इसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं दैट द कैप्चर द प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, कि अपने सूडोपोडिया को ये बाहर निकाल गए और अपने होस्ट को ये अंदर ले लेगा, ठीक है। उसके बाद अपने प्रे को ये अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा। और ये जो मैराइन फॉर्म्स होती है, इनकी जो कवरिंग होती है, जो शेल होती है, वो सिलिका की बनी होती है। इसके अंदर एग्जांपल्स देखें तो एंटामीबा इसका एक पैरासाइट होता है, ये इसका एग्जांपल है अमीबॉइड प्रोटोजोआ का। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ मतलब इनके पास फ्लैजिला होगा, पहली बात। दूसरा क्या करेंगे, ये मूव करेंगे किसके थ्रू, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मतलब ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर ये पैरासिटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। और इनके पास फ्लैजिला होगा तो ये ईजिली मूव कर पाएंगे। और इनके अंदर जो पैरासिटिक जो फॉर्म होगी वो मेनली एक डिजीज कॉज करती है जिसको हम बोल देते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ये स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है, ये ट्रिप्नोसोमा, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा एक जीनस है जो कि ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है, ये कॉज करेगा। इस डायग्राम में देखो आप कि ये फ्लैजिला है, यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी जो ऑर्गेनस प्रेजेंट है और एक अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सो ये एक ट्रिप्नोसोमा का ही डायग्राम है। जो प्रोटोजोआ का नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, सीलिएटेड प्रोटोजोआ। सीलिएटेड प्रोटोजोआ मतलब इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे। देखो इसकी ये एग्जांपल दे रखा है पैरामीशियम का, और इसमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट है इसके सराउंडिंग, इसके आउटसाइड बॉडी के ऊपर। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक तो ये मूविंग होगा क्योंकि इसके पास बहुत थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या होता है, इसमें एक कैविटी होती है बाहर की तरफ, जो फूड अगर इनको फूड लेना होता है तो उस कैविटी के थ्रू ये फूड लेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये सीलिया प्रेजेंट है, ये इसकी मूवमेंट के अंदर हेल्प करवा रहे हैं। और दूसरा ये क्या करवा रहे हैं, जैसे ये मूव कर रहा है तो अगर इनको फूड वगैरह कहीं मिलेगा तो अपने सीलिया के अंदर ये ले लेंगे, इस फूड को सीलिया के अंदर ले लेंगे। और फिर ये जो यहाँ पर ओरल ग्रूव है, ये एक कैविटी है, ठीक है, इसको हम गलट्स भी बोलते हैं। और इस कैविटी में ये सारा फूड आ जाएगा, फिर ये फूड वैक्यूल्स के अंदर मतलब इनकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, फिर उस फूड की फर्दर प्रोसेसिंग होगी और बाद में जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा वो एनाल पोर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। सो ये सीलिया होते हैं, ये इनकी मूवमेंट के अंदर भी हेल्प करवाते हैं। दूसरा ये फूड जो होता है उसको भी अपने सीलिया के अंदर ले लेते हैं, जिससे ये फिर बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो ये दो काम में हेल्प करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, पैरामीशियम। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पोरोजोन प्रोटोजोआ। ये स्पोरोजोन मतलब कि ये जो इनकी लाइफ साइकिल होगी उस लाइफ साइकिल के अंदर एक स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होगी, इसलिए इनको बोल देते हैं स्पोरोजोन्स प्रोटोजोआ। ये क्या होता है, नोटोरियस होते हैं। इसके अंदर मेनली जो प्लाज्मोडियम होता है वो मलेरियल पैरासाइट्स होता है जो कि मलेरिया कोज करता है, ठीक है। इसके अंदर मेन कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम वीवीएक्स या फिर प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरियम। ये 2 स्पीसीज होती हैं जो कि मलेरिया को कोज करती है ह्यूमन के अंदर। सो इसी के साथ हमारा जो प्रोटिस्टा किंगडम है वो ख़त्म होता है।
तो हमने इसके अंदर क्या क्या देखा था, क्विक रिवीजन ले लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, 4 ग्रुप्स होते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। सबसे पहले तो देखो प्रोटिस्टा किसकी तरह, प्रोटिस्टा फंगाई, प्लांटे और एनिमिलिया, इन तीनों की तरह लिंक करवाता है, ठीक है, इन तीनों को लिंक करके रखता है प्रोटिस्टा। उसके बाद हम देखते हैं ये यूनिसेलुलर होता है, मतलब यूकैरियोटिक्स के अंदर जितने भी अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो वो प्रोटिस्टा के अंदर ही आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके पास 5 ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोड्स और प्रोटोजोआ। जो क्राइजोफाइट्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, डाइएटम्स और डेस्मिड्स आते हैं। ये ट्रू प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब अगर ओशियंस की बात करें तो ये ऑटोट्रोफिक्स होते हैं, मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर ये क्या होता है, इसके अंदर रेड टाइड की फॉर्मेशन होती है, मतलब एक गोनियोलेक्स टाइप का एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होता है जो बहुत रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करेगा और क्या कर देगा, सी वाटर को रेड कर देगा, तो इसलिए वो रेड टाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। जो थर्ड होता है वो क्या होता है, यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर जो आउटर लेयर होगी वो प्रोटीन की होगी, ठीक है, प्रोटीन रिच लेयर होगी, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। जो प्रोटीन रिच लेयर होती है उसको हम बोल देते हैं पेलिकल, ठीक है, और उसकी वो जो पेलिकल होती है वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करती है। और यूग्लिना होता है वो ऑटोट्रोफ भी हो सकता है और हेटेरोट्रोफ भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्लाइम मोड्स की। स्लाइम मोड्स क्या होते हैं, स्लाइम मोड्स के अंदर एक स्टेज आती है प्लाज्मोडियम, ठीक है, वो कब आती है, जब उसके पास अच्छा खासा न्यूट्रिशंस होता है, मतलब फेवरेबल कंडीशंस होती है, उस टाइम पे वो प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन करती हैं। और जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो उस टाइम में फ्रूटी बॉडीज़ या फिर फ्रूटी बॉडीज़ और स्टॉक की फॉर्मेशन करती है। फ्रूटी बॉडीज़ के पास स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर काफ़ी 4 टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट किया गया 4 टाइप्स में, फ्लैजिलेटेड, अमोइबेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन्स, ये 4 टाइप के। और जो प्रोटोजोआ होता है वो हेटेरोट्रोफ्स होता है और एनिमल की तरह लिंक करता है। सो ये हमने क्विक रिवीजन ले लिया किसका, प्रोटिस्टा का। तो हमने अभी तक 2 किंगडम कर लिए, एक तो मोनेरा कर लिया, एक प्रोटिस्टा कर लिया। अब हम जो थर्ड किंगडम है उसको करेंगे, वो कौन सा है, फंगाई। सो देखो फंगाई क्या होती है, फंगाई एक यूनिक किंगडम होती है, मतलब कि ये टोटली हेटेरोट्रोफिक होगी, हेटेरोट्रोफिक होती है, ये दूसरे के ऊपर ही डिपेंड करती है। ये कहाँ पे ग्रो करेगी, ये वोम या फिर ह्यूमिड एरिया के। इसको ग्रो करने के लिए एक वोम या फिर ह्यूमिड, मतलब कि जैसे ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमस वाला टेम्परेचर चाहिए। जैसे कि अगर एक बात एग्जांपल के बताऊँ आपको कि जैसे हम जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर हम कुछ चीज़ें रख देते हैं, सो उनके अंदर फंगस नहीं लगती, क्यों, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल कोल्ड में होता है और ये कोल्ड के अंदर ग्रो नहीं कर पाती। ये कहाँ पे ग्रो करेगी, मॉइस्ट ब्रेड के अंदर या फिर कुछ रोटन फ्रूट्स, मतलब जैसे गले सड़े हुए अपने जो फ्रूट्स होते हैं ना उनके ऊपर कर सकती है। ये मेन डिजीज़ क्या कोज करेंगे, फंगस, वाइट स्पॉट सीन, जो जैसे कुछ मस्टर्ड, जैसे मस्टर्ड की जो लीव्स होती है ना, फिर सरसों की जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर कुछ सफ़ेद रंग के स्पॉट्स हो जाते हैं, वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होंगे, वो फंगस की वजह से ही होंगे। जैसे मशरूम्स, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा ह्यूमस एरिया में जर्नली दिखता है, ये मशरूम ह्यूमस एरिया के पास ये मशरूम दिखेगा आपको। जैसे हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो मशरूम को हम राम की छतरी बोलते थे, ठीक है। तो मशरूम्स की इस पीपीटी के अंदर आगे आपको पिक्चर भी दिखेंगी, कि जैसे किसी को नहीं भी पता हो तो मशरूम की पिक्चर भी दिखेंगी। और आप जो उस मशरूम की हम जर्नली सब्जी भी बनाते हैं, तो वो क्या करती है, हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। और टोडस्टोल्स होते हैं, वो भी एक फंगस ही होती है। उसके बाद कुछ यूनिसेलुलर फंगी होती है, जैसे कि ईस्ट। ये क्या करती है, ईस्ट का मेन काम क्या होता है, जो ब्रेड होती है, ब्रेड और बियर के अंदर फर्मेंटेशन करवाने में, मतलब ब्रेड और बियर में फर्मेंटेशन होगी, उसी की वजह से ये बन के तैयार होती है। तो उसमें जो मेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम यूज़ करते हैं वो ईस्ट का यूज़ करते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि जो व्हीट रस्ट होता है, जो अपने क्या बोलते हैं गेहूं के अंदर भी कुछ खराब सा मतलब फंगस लग जाती है, ठीक है, पत्तियों के अंदर। वो भी किसकी वजह से होती है, वो होती है पक्षीनिया। एक पक्षीनिया क्या है, एक फंगाई है, इसकी वजह से गेहूं के अंदर ये व्हीट रस्ट होती है। और कुछ और भी जैसे सोर्स होता है फंगस का, एंटीबायोटिक्स के लिए क्या होगा, पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम, ये क्या बनाएगा, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बनाएगा।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फंगस होती है और इनके कुछ यूजेस बता दिए, ये यूजेज या फिर इनके कुछ डिजीज़ बता दी कि कौन कौन सी डिजीज़ कोज करते हैं ये फंगस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा फंगस का। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो फंगस की जो सेल वॉल होगी वो किससे मिल के बनी होगी, चिटिन से, ठीक है, चिटिन और पॉलीसेटेराइड से मिल के बनी होगी। उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि अगर ईस्ट को छोड़कर, ईस्ट क्या एक यूनिसेलुलर है और बाकी जितनी भी फंगस होगी वो मल्टी सेलुलर होगी, मल्टी सेलुलर होगी तो वो फिलामेंटस होगी, ठीक है। सिर्फ एक्सेप्शन है इसके अंदर ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर है। उसके बाद ये देखते हैं कि जो फंगस का जो स्ट्रक्चर होगा इसमें बहुत सारी लॉन्ग और सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। थ्रेड लाइक जैसे ऐसे ये दिखा रखा ना, ये फंगस का एक स्ट्रक्चर है इस तरह से। इनको हम बोल देते हैं हाइफी। और बहुत सारी हाइफी मिलके क्या बना लेती है, माइसीलियम बना लेती है। माइसीलियम के बाद इनके अंदर जो हाइफी होती है वो दो तरह की होती हैं। एक तो कैसी होंगी, एक तो इस तरह से हो सकती है, ठीक है, जैसे कि सीधी हाइफी प्रेजेंट होगी नॉर्मली और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसे कोई भी डिवाइड नहीं कर रहा ना इसको, इसलिए इसके अंदर कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। और एक लॉन्ग हाइफी प्रेजेंट होगी और बहुत सारी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगी, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसको हम बोल देते हैं सिनोसिटिक हाइफी, ठीक है। और जो दूसरी जो हाइफी होती है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर अलग अलग सेप्टा प्रेजेंट होंगे। ये सेप्टा प्रेजेंट होते हैं जो इनको डिवाइड कर देते हैं, इन हाइफीज को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सेप्टेट हाइफी। सो ये तो था एक जर्नल स्ट्रक्चर फंगस का। उसके बाद हम देखते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में हमने अभी अभी बताया कि जो फंगस होती हैं वो हेटेरोट्रोफिक्स होती हैं। हेटेरोट्रोफिक में भी वो कैसी होती हैं, वो होती है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइटिक मतलब कि वो डेड सब्सटेंस के ऊपर फीड करेंगी, ठीक है। डेड सब्सटेंस से वो अपना जो उनके पास डेड सब्सटेंस के पास कुछ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा उनको अब्जॉर्ब करती रहेंगी ये फंगस। और क्या कर सकते हैं, कुछ फंगस पैरासिटिक भी होती हैं जो या फिर प्लांट या फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। कुछ क्या होता है, सिम्बायोटेंट भी होते हैं। सिम्बायोटेंट क्या होते हैं, मतलब कि म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है, मतलब कि दोनों को फायदा करवाएगी। अगर जो फंगस अगर किसी के साथ सिम्बायोसिस के अंदर साथ रह रही है तो मतलब वहाँ पर सिम्बायोसिस मतलब कि फंगस को भी फायदा मिल रहा है और वो जिसके साथ रह रही है उस चीज़ को भी फायदा मिल रहा है, चाहे वो किसी प्लांट के साथ रह रही हो, ठीक है, या फिर वो किसी भी एल्गा के साथ रह रही हो। अगर कोई भी फंगस एल्गा के साथ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रह रही है उसको हम बोल देते हैं लाइकन। या फिर अगर वो किसी भी हायर प्लांट्स की रूट के साथ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बना सकती है उसको हम बोल देते हैं माइकोराइजा, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं फंगस के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रोडक्शंस कि फंगस के अंदर रिप्रोडक्शंस कैसा होता है। इनके अंदर दोनों तरह के रिप्रोडक्शंस हो सकते हैं, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर वेजिटेटिव के थ्रू भी हो सकता है और स्पोर्स के थ्रू भी हो सकता है। देखो अभी एक बात बताती हूँ मैं, देखो कोई बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग होते हैं, नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। वेजिटेटिव का क्या मतलब होता है, वेजिटेटिव का मतलब कि प्लांट का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो कि पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करते, जैसे कि लीव्स हो सकती हैं, स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है, फ्लावर नहीं हो सकता क्योंकि फ्लावर तो पॉलिनेशन में हेल्प करता है, उसमें एंथर और ओवरी प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर वेजिटेटिव जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के उनके थ्रू रिप्रोडक्शंस होता है। उसमें किस तरह से होगा, उसमें फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, फ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है और बडिंग के थ्रू भी हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब कि अगर हम प्लांट जैसे अगर हम फंगस को एक जगह से कट कर दें तो वो पार्ट रीजनरेट कर लेगा और पूरी की पूरी फंगस फिर से बन जाएगी। फ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाना, फ्रेगमेंट हो जाना एक दूसरे में, एक दो अलग पार्ट के अंदर। बर्डिंग्स में अगर फंगस की कोई भी एक बर्ड वहाँ से रिलीज हो, वहाँ से मतलब अगर ब्रेक डाउन हो जाता है किसी एक बर्ड का तो वो बर्ड के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरी फंगस को फिर से बना दे, ठीक है। तो ये तो हो गया वेजिटेटिव मीन्स। दूसरा इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा, स्पोर्स के थ्रू होगा।
स्पोर्स में क्या नाम होगा स्पोर्स का, उनका नाम हो सकता है कोनिडिया भी हो सकते हैं वो, स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स। ठीक है, इन तीनों मतलब इनमें से कोई भी बोल सकते हैं, इनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है फंगस के अंदर। उसके अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट होंगे उन स्पोर्स का नाम है oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। ये 3 टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट है जिनके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे अगर हम कोनिडिया की बात करेंगे तो कोनिडिया क्या करवाएगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएगी। ठीक है, और जो oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स ये क्या करवाएंगे, ये करवाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये चीज़ याद रखनी है। और ये जितने भी जो स्पोर्स है ये कहाँ पे बनेंगे, ये बनेंगे फ्रूटी बॉडीज़ में। ठीक है, फिर हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल के अंदर। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 स्टेप्स के अंदर होता है। ठीक है, 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा प्लाज्मोगेमी, फिर होगा कैरियोगेमी, फिर होगा मियोसिस, जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा। अभी इन तीनों टर्म्स को समझने की कोशिश करो। प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, जो प्रोटोप्लाज्म होगा उनका फ्यूजन होगा। ठीक है, अभी प्रोटोप्लाज्म कैसे बनेगा वो डिफरेंस वो देखने की बात है। प्रोटोप्लाज्म क्या होगा कि मतलब जैसे एक सेल है, ये एक सेल है, इनके अंदर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और अगर इनकी सेल वॉल को हम हटा दें, सेल वॉल को हटा दे तो जो अंदर का जो बचेगा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उसको हम बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्म। जब 2 सेल्स का प्रोटोप्लाज्म मिलेगा तो उसको हम बोल देंगे प्लाज्मोगेमी। उसके बाद प्लाज्मोगेमी हो जाएगा। प्लाज्मोगेमी होने के बाद क्या होगा, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या होगा, उसमें होगा न्यूक्लियस का फ्यूजन। ठीक है, उसमें न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे। जब न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएंगे तो क्या बना लेंगे, वो जाइगोट बना लेंगे। जाइगोट बनने के बाद उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस मतलब कि जैसे 2n कंडीशन है तो वो n कंडीशन के अंदर जाए। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोल देते हैं। तो मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, और हैप्लॉइड स्पोर्स ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मतलब एक हैप्लॉइड स्पोर्स एक मेल स्पोर बनेगा, एक फीमेल बनेगा, और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये दोनों स्पोर्स जर्मिनेट कर जाएंगे और एक मेच्योर फंगस की फॉर्मेशन कर लेंगे। सो ये तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ स्टेप्स। अब इनको एक डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। ठीक है, डायग्राम में देखो ऊपर दिखा रखा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नीचे दिखा रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल में तो क्या होगा, सीधा कुछ माइसीलियम होंगे, ये माइटोसिस के थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, स्पोर्स जर्मिनेट कर जाएंगे जब फेवरेबल कंडीशंस आएगी और फिर से फंगस की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होगा क्या होगा, सबसे पहले होगा प्लाज्मोगेमी। देखो अभी थोड़ा सा डिटेल में देखो, प्लाज्मोगेमी में जैसे ये मैं आपको 2 सेल दिखा रही हूँ। ठीक है, ये 2 सेल है, इन दोनों सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएगा तो क्या बना लेंगे, ये एक सेल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ प्लाज्मोगेमी के अंदर सिर्फ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, ना कि न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस तो 2 रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, और सेल क्या बन जाएंगी, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाएगा तो सेल क्या बन जाएगी, सेल 1 बन जाएगी। न्यूक्लियस इसके अंदर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस स्टेज को हम बोल देते हैं हीटेरियोकैरियोटिक स्टेज, ये याद रखना। उसके बाद क्या होगा, कैरियोगेमी होगा। कैरियोगेमी में जो ये 2 न्यूक्लियस है, ठीक है, ये 2 न्यूक्लियस है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये 2 न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे और एक कंप्लीट सेल बना लेंगे जिसको हम बोल देंगे जाइगोट। ठीक है, जाइगोट में न्यूक्लियस 1 होगा, पहले होगा प्लाज्मोगेमी, फिर होगा कैरियोगेमी, कैरियोगेमी से जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस मतलब कि रिडक्शनल डिविजन्स, और मियोसिस के थ्रू जाइगोट कैसी कंडीशंस के अंदर है, 2n कंडीशंस में है। ठीक है, जाइगोट किस में है, 2n कंडीशन में, और जो स्पोर्स है ये किस कंडीशंस के अंदर है, n कंडीशंस में। तो ये कैसा डिवीजन हो जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा। फिर जब ये स्पोर्स बन जाएंगे उसके बाद इसके अंदर जर्मिनेशन होगा। जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी तो ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और क्या बना लेंगे, मैच्योर हाइफी बना लेंगे, और फिर हाइफी के बाद बहुत सारी हाइफी इकट्ठे होकर क्या बना लेंगी, माइसीलियम बना लेंगी। सो ये इनकी 2 रिप्रोडक्शन स्टेज होती है, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। एक चीज़ और बतानी है कि कई बार क्या होता है, जो ये स्टेज मैंने बताई, जो हीटेरियोकैरियोटिक स्टेज होती है, ये स्टेज सिर्फ
दो ही इसके अंदर फंगस के अंदर बनती हैं। कौन कौन सी के अंदर? एक होता है एस्कोमाइसाइट्स, एक होता है बेसिडियोमाइसाइट्स। ये दो अलग अलग टाइप्स की होती हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। तो इनके फंगस के अंदर ये हीटेरियोकैरियोटिक स्टेज बनती है। अदरवाइज क्या होता है, जो अगर प्लाज्मोगेमी के बाद सीधा यहाँ पर जो इनका फ्यूज़न होगा जब दो सेल्स का, तो वो सीधा ही 2 कंडीशंस में बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ये हीटेरियोकैरियोटिक स्टेज नहीं आती दूसरी फंगस के अंदर, लेकिन ये दो ग्रुप ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये हीटेरियोकैरियोटिक स्टेज आती है। ठीक है। जो मैंने अभी इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया वो पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने जो वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, इसको आप अपने थ्रू से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंगस को हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग क्लासेस में। ठीक है। कौन कौन से किसके बेसिस पे? उनकी माइसीलियम के बेसिस पे। ठीक है। क्योंकि माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, उनकी स्पोर फॉर्मेशन किस मोड से हो रहा है, मतलब स्पोर्स किस थ्रू से फॉर्म हो रहे हैं, या फिर फ्रूटी बॉडीज़ की बेसिस पे हमने उनको 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी? एक होता है एस्कोमाइसाइट्स, एक होता है फाइकोमाइसाइट्स, एक होता है बेसिडियोमाइसाइट्स, और एक होता है ड्यूटेरोमाइसाइट्स। तो ये 4 अलग अलग क्लासेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फाइकोमाइसाइट्स। फाइकोमाइसाइट्स में मेनली कौन आता है? म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूको। ये 3 मेंबर्स आते हैं, और भी आते हैं लेकिन मेन ये 3 मेंबर्स आते हैं। ये मेनली आपको कहाँ मिलेगी? ये एक्वेटिक हैबिटाट्स के अंदर, या फिर कुछ डिकेइड वुड्स के अंदर, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं प्लांट में। ठीक है। इनके अंदर जो माइसीलियम होगा वो क्या होगा? एसेप्टेट होगा। अगर वो एसेप्टेट है, मतलब कि उनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, एक लॉन्ग हाइफी है और बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, तो उसको हम बोल देंगे सिनोसिटिक्स। ठीक है। इनके अंदर एसेक्सुअली प्रोडक्शन होगा किसके थ्रू? जूस्पोर के थ्रू या फिर एल्पेनोस्पोर्स के थ्रू। जूस्पोर होते हैं वो क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। अभी मोटाइल है तो इसके पास क्या होगा? फ्लैजिला होगा। और जो एल्पेनोस्पोर्स है वो नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल है तो मतलब कि इनके पास फ्लैजिला नहीं होगा। सो ये हो गया एसेक्सुअल। जो सेक्सुअली प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा? फ्यूजन होगा उसमें गैमेट्स का, और गैमेट की फ्यूजन के बाद वो क्या बना लेंगे? जाइगोस्पोर्स बना लेंगे। इनके अंदर जिन गैमेट्स का फ्यूजन होगा वो एक जैसे भी हो सकते हैं, मतलब दिखने में एक जैसे, उनकी मॉर्फोलॉजी एक जैसी भी हो सकती है। अगर एक जैसी मॉर्फोलॉजी होगी तो उसको हम बोल देंगे आइसोगेमस। अगर वो अलग अलग होंगे तो उसको हम बोल देंगे एनाइसोगेमस या फिर उगैमस। उगैमस जनरली क्या होता है? अगर वो डिफरेंट होंगे तो जो ओवम होगा वो लार्जर साइज का होगा, और स्पर्म जो होगा वो स्मॉलर साइज का होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आइसोगेमस, एनाइसोगेमस या फिर उगेमस जैसी कंडीशंस दिखती हैं। उसके बाद ये देखो, यहाँ पर इन डायग्राम्स में आपको अच्छे से दिख जाएगा। देखो ये म्यूकर का डायग्राम है। इनके अंदर क्या दिख रखा है? इनके अंदर देखो ये फ्रूटी बॉडीज़ है, यहाँ पे ये फ्रूटी बॉडीज़ है, ये नीचे स्टोक है। यहाँ पर कैसी हाइफी हमने बताया था कि इनके अंदर कैसी जो हाइफी कैसी होंगी? बिल्कुल एसेप्टेट होंगी। ठीक है। एसेप्टेट मतलब सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा, सिनोसिटिक हाइफी होगी। देख तभी तो ये जो ये हाइफी है बिल्कुल एसेप्टेट है। यहाँ पर स्पोर्स है, बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट है। स्पोर्स किसके अंदर प्रेजेंट है? ये स्पोरेंजियम के अंदर। उसके बाद जो ये नीचे की जो एक स्वेलो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एनोफाइसिस, एपोफाइसिस। उसके बाद क्या है? एक नीचे सेप्टम है, फिर ये स्पोरेंजियोस्पोर है, और ये क्या है? हाइफी है, माइसीलियम की हाइफी है। और उसके बाद जो राइजोपस है, जो ब्रेड मोल्ड है, आपने देखा होगा ये कंडीशंस ऐसे दिख जाते हैं। अगर किसी भी ब्रेड के ऊपर ऐसे आपको दिख रहा है बिल्कुल ब्लैक ब्लैक टाइप का, तो वो किसकी वजह से होता है? वो राइजोपस फंगस की वजह से होता है। ठीक है। और ये देखो, ये जो ब्रेड आपको दिख रही है ये एक पेपर के अंदर रैप है। ठीक है। एक पोली के अंदर रैप है यहाँ पे, तभी मतलब पोली के अंदर रैप है, तभी इसके अंदर जो मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, ठीक है, मॉइस्ट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, तभी फंगस यहाँ पे ग्रो कर पा रही है। तीसरा ये हमने देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि वाइट रस्ट होता है मस्टर्ड में, तो वो इस तरह से होता है। देखो अलग अलग तरह से, सॉरी, हाँ देखो ये देखो जो इनकी लीव्स होती हैं, मस्टर्ड की जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर फंगस ये ऐसे वाइट रस्ट कर देती है। ये किसकी वजह से, कौन सी फंगस की वजह से होगा? ये होगा एल्ब्यूगो फंगस की वजह से।
नेक्स्ट हम देखते हैं एस्कोमाइसाइट्स। एस्कोमाइसाइट्स को सैक फंगस भी बोलते हैं, सैक फंगाई। ये मल्टी सेलुलर होती है और इसके अंदर मेनली पेनिसिलियम्स आते हैं, या फिर इसके अंदर कुछ रेयर होते हैं कि ईस्ट भी इसके अंदर है, ठीक है। जनरली पेनिसिलियम आते हैं और इसको बोलते हैं सैक फंगस। ये क्या होते हैं, स्पोरोफिटिक्स होते हैं, डिकम्पोजर। जितने भी फंगस होंगे वो स्पोरोफिटिक्स तो होंगे, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ स्पोरोफिटिक्स होंगे, मतलब कि वो डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करेंगे। और क्या होता है, कॉर्पोरोफिलस भी होते हैं। कॉर्पोरोफिलस कहाँ पे ग्रो करेंगी, जो डग होता है ना उस पे ग्रो करेंगी। इसके अंदर जो माइसीलियम है वो क्या होगी, ब्रांच्ड और सेप्टेट हो सकती है। अभी जब हमने पीछे देखा था फाइकोमाइसाइट्स के अंदर, उसके अंदर जो माइसीलियम थी वो थी एसेप्टेट, ठीक है, और अनब्रांच्ड थी लेकिन एसेप्टेट थी। यहाँ पर क्या हो गई, सेप्टेट हो गई, सेप्टेट हाइफी। और सेप्टेट हाइफी क्या बना लेंगी, बहुत सारी माइसीलियम बना लेंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एसेक्सुअल जो स्पोर्स होंगे वो क्या होंगे, कोनिडिया होंगे। और जो सेक्सुअल स्पोर्स होंगे वो क्या होंगे, एस्कोस्पोर्स होंगे। वहाँ पर जो एसेक्सुअल स्पोर थे वो कौन से थे, एल्पेनोस्पोर्स थे, या फिर एक दूसरे और स्पोर्स थे, जूस्पोर्स। और जो सेक्सुअल स्पोर्स थे वहाँ पे जाइगोस्पोर्स थे। लेकिन यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स है वो है कोनिडिया, जो कहाँ से निकलेंगे, कोनिडियोफोर्स से, ठीक है। और जो एस्कोस्पोर्स है वो कहाँ पे निकलेंगे, एस्काई से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एस्काई होती है, अलग अलग जो एस्काई होती है वो अरेंज होती है डिफरेंट फ्रूटी बॉडीज में, जिसको हम बोल देते हैं एस्कोकार्प्स। सो आपको देख रहा मेन चीज़ है इनके अंदर क्या चीज़ याद रखनी है, एक तो इनका नाम याद रखना है, जैसे एस्कोमाइट्स को हम सैक फंगी बोल देते हैं। दूसरा ये याद रखना है कि जो माइसीलियम है वो कैसी है, सेप्टेट है, एसेप्टेट है। तीसरा क्या याद रखना है कि जो इनके एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स है ना वो कौन कौन से है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोनिडिया, एस्कोस्पोर्स है, उसके अंदर दूसरे थे, और तीसरा जो आएगा उनके अंदर भी अलग अलग होंगे। तो ये मेन चीज़ है, ये याद रखनी है आपको। उसके बाद इनके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। ये एग्जाम्पल है किसके, एस्कोमाइसाइट्स की। जो न्यूरोस्पोरा होता है उसको हम मेनली बायोकेमिकल्स या फिर जेनेटिक वर्क के लिए यूज़ करते हैं। और कुछ मोरल्स और ट्रफल्स भी होते हैं जिनको हम खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं, पता नहीं हमने नहीं खाए हैं अभी तक ये, बट बताते हैं कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस है और इनको खाने में यूज़ किया जाता है। अभी देखो ये यहाँ पर डायग्राम भी दिखा रखा है एस्परजिलस का। एस्परजिलस इस तरह से दिखेगा आपको कुछ, ठीक है, बिल्कुल एक फ्लावर की शेप में। इसमें बहुत सारे स्पोर्स रिलीज हो रहे हैं ये, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले ये क्या है, फूड सेल्स है, ये इस टाइप्स है कोनिडियोफोर। ये क्या होगी, कोनिडियोफोर। ये हो जाएगी वेसिकल्स। इसके बाद जो इसकी आउटर लेयर होगी इसको हम बोलते हैं फिलीडी, और ऊपर जो होगा वो क्या होगा, कोनिडिया। बहुत सारे स्पोर्स, ये कोनिडिया का एक स्पोर्स है। उसके बाद ये कुछ मोरल्स, जो हमने बताया ना, मोरल्स और टफल्स होते हैं, ट्रफल्स होते हैं जो खाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मोरल्स कुछ इस तरीके से दिखता है, और ट्रफल्स में भी वाइट ट्रफल्स होते हैं, ब्लैक ट्रफल्स होते हैं, तो ये इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट जो क्लास आती है वो कौन सी है, बेसिडियोमाइसाइट्स। बेसिडियोमाइसाइट्स के अंदर किसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर मेनली मशरूम्स आते हैं, ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल्स, ये इसके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर जो माइसीलियम होगी वो ब्रांच होगी और सेप्टेट होगी। एस्कोमाइसाइट्स के अंदर भी ब्रांच और सेप्टेट थी, ठीक है, लेकिन फाइकोमाइसाइट्स के अंदर एसेप्टेट थी। इसके अंदर कोई भी एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होता, लेकिन कुछ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस होगा, मतलब वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, किसके थ्रू, फर्मेंटेशन के थ्रू। इसके अंदर सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगेमी होगी, किसमें, कुछ वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स होंगी, वो दोनों फ्यूज़ कर जाएंगी और प्लाज्मोगेमी कर लेंगी, ठीक है, मतलब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न हो जाएगा। और क्या बना लेंगी, ये डाइकैरियोटिक स्टेज बना लेंगी। जो हमने एक जर्नल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था फंगस का, जो स्टार्टिंग में, उसके अंदर यही बताया गया था ना कि एस्कोमाइसाइट्स और बेसिडियोमाइसाइट्स के अंदर हेटेरियो डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है, ठीक है। तो उसके अंदर डाइकैरियोटिक स्टेज होगी, मतलब सेल्स एक होगी और उसके अंदर न्यूक्लियस दो होंगी। उसके बाद कैरियोगेमी होगी, मतलब न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा। उसके बाद मियोसिस होगी, कि अगर जाइगोट 2n कंडीशंस के अंदर बन गया, उसके बाद मियोसिस होगी तो स्पोर्स क्या हो जाएंगे, n कंडीशंस के अंदर बन जाएंगे, और उनके थ्रू फिर बेसिडियो स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो ये बेसिडियो स्पोर्स होते हैं ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, बेसिडियम में प्रोड्यूस होते हैं। और जो ये बेसिडिया होते हैं ये एक अरेंज हो जाती है फ्रूटी बॉडीज़ में, जिसको हम बोल देते हैं बेसिडियो कार्प। इसके अंदर एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, अगेरिकस हो सकता है जिसको हम बोलते हैं मशरूम बोलते हैं, यूस्टिलैगो हो सकता है जिसको हम बोलते हैं स्मट बोलते हैं,
पक्षीनिया हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं रस्ट फंगस। ये अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल है किसमें, बेसिडियोमाइसाइट्स में। अभी हम बोल रहे थे पहले मशरूम किस तरह का होता है। मशरूम ये होता है इस तरह से, ये आपने मोस्टली लोगों ने देख रखा होगा, ये होता है मशरूम। इसको अगर हम ऊपर वाले जो इसकी बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं पीलियस। उसके बाद जो अंदर का जो ये होता है, इसको हम बोलते हैं गील्स। फिर जो ये जो पार्ट होता है इसका वाइट वाइट ये दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं वेलम। फिर जो लास्ट जो नीचे का जो लॉन्ग स्ट्रैंड होगी, इसको हम बोलते हैं स्टाइप्स। तो ये क्या हो जाएगा, एगेरिकस हो जाएगा। एगेरिकस को हम मशरूम बोलते हैं, जो जनरली एक एडिबल फॉर्म होती है, जिसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। जो लास्ट क्लास है इसके अंदर वो क्या होते हैं, ड्यूटेरोमाइसाइट्स। ड्यूटेरोमाइसाइट्स क्या होते हैं, इनपरफेक्ट फंगी। ये जर्नली पूछ लेते हैं कि कौन सी इनपरफेक्ट फंगी होते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसाइट्स। इसके अंदर इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं इसको, इम्परफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास कोई भी सेक्सुअल फॉर्म नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करती है, एसेक्सुअली वेजिटेटिव फेज में ही रिप्रोडक्शन करेगी, इसके पास कोई भी सेक्सुअल फॉर्म नहीं होती। और ये क्या करते हैं, अगर इनके अंदर ड्यूटेरोमाइसाइट्स के अंदर अगर इनके पास सेक्सुअल फॉर्म दिख भी जाती है, तो वो तुरंत ही इन क्लासेस के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। उनको इन क्लासेस में डाल देंगे, एस्कोमाइसाइट्स या फिर बेसिडियोमाइसाइट्स के अंदर। इनके अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर्स होंगी उनको हम बोल देते हैं कोनिडिया। माइसीलियम सेप्टेट होगा और ब्रांच होगा। ये क्या करते हैं, मेनली लीटर्स या फिर मिनरल साइकिल्स के अंदर हेल्प करते हैं। मतलब जो खराब जो काम होता है, जैसे खराब काफ़ी कूड़ा कचरा होता है, उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, और मिनरल साइकिल्स का यूज़ करके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी रिसाइकलिंग करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स अल्टरनिया, कोलेकोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स होते हैं ड्यूटेरोमाइसाइट्स के। सो ये हमने फंगस कर लिया कंप्लीट। फंगस के अंदर 4 टाइप की क्लासेस होती हैं, कौन कौन सी, फाइकोमाइसाइट्स, एस्कोमाइसाइड, बेसिडियोमाइसाइट्स और ड्यूटेरोमाइसाइट्स। जो माइसीलियम होती है वो अनब्रांच और एसेप्टेट सिर्फ फाइकोमाइसाइट्स के अंदर रहती है। बाकी इन तीनों क्लासेस के अंदर जो माइसीलियम होती है वो सेप्टेट होगी। और इनके आपको क्या याद रखने हैं, मेनली स्पोर्स कौन कौन से वो याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स याद रख लेना, ठीक है। और ये याद रखने लगा कि जैसे इनपरफेक्ट फंगी बोलते हैं इसको, एस्कोमाइसाइट्स को क्या बोलते हैं, सैक फंगी बोलते हैं इसको। सो ये अलग अलग चीज़ें ये याद रख लेना। सो इसके साथ हमारे 3 किंगडम कंप्लीट हो गए। कौन कौन से हो गए, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया और हो गया फंगाई हो गया। अब हम बात करेंगे प्लांटे और एनिमिलिया की। इस चैप्टर में जो क्योंकि प्लांटे और एनिमिलिया खुद एक मतलब ब्रॉड किंगडम है, इस चैप्टर के अंदर उनको डिटेल वे में नहीं दिखा रखा, कुछ थोड़े बहुत ही कुछ पॉइंट्स दिखा रखे हैं, वो हम एक आध देख लेंगे। बाकी इनके अलग चैप्टर्स हैं पूरे, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड किंगडम है खुद में ही, तो ये और देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम प्लांटे की बात करते हैं, किंगडम प्लांटे की। किंगडम प्लांटे हैं तो मतलब कि ऑटोट्रॉफिक्स है। ऑटोट्रॉफिक्स हैं तो इसके पास क्या होगा, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर, जैसे कि प्लांट्स। इसमें कुछ सिर्फ हम बोलते हैं बिल्कुल फ्यू मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक्स होंगे, जो कि किसकी तरह एक्ट करेंगे, इंसेक्टिवोरियस की तरह एक्ट करेंगे। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स होते हैं, फिर पैरासाइट्स होते हैं। इसके अंदर क्या आता है, ब्लैडर वोट और वीनस फ्लाई ट्रैप ये आते हैं। ये क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स होते हैं, या फिर कस्कैटा होता है जो कि एक पैरासाइट्स होता है। इन प्लांट सेल्स की में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी। और इसकी में जो मेन जो इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जो डिविजन्स होगा इनके अंदर, मेन जो क्लासेज होगी प्लांटे की, वो कौन कौन सी होगी, एल्गा, ब्राइफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। और इनके अंदर 2 तरह की लाइफ साइकिल्स हो सकती हैं, एक होता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स और हैप्लॉयड गैमेटोफाइट्स। सो ये एक जर्नल बता दिया कि प्लांटे क्या होते हैं, अदरवाइज इनको हम ब्रॉडवे के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे। और कुछ पॉइंट्स हम एनिमिलिया किंगडम के भी देख लेते हैं। एनिमिलिया किंगडम कैसा होगा, मल्टी सेलुलर, लेकिन इसके पास सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है। प्लांट के पास सेल वॉल थी, किसकी बनी हुई थी, सेल्यूलोज की बनी हुई थी। यहाँ पर सेल वॉल नहीं होगी। प्लांट क्या थे, फोटोसिंथेटिक थे। ये क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स होते हैं। इनके अंदर डाइजेशन होता है वो इनर कैविटी के अंदर होता है, ठीक है। इनके पास एक इनर कैविटी होगी, वहाँ पर इनका डाइजेशन होगा, और जो फूड होगा वो स्टोर, बाकी जो फूड को स्टोर कर सकते हैं किसके वे में, ग्लाइकोजन या फिर फैट के रूप में। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो होलोजोइक होगा। होलोजोइक मतलब कि फूड का इंजेक्शन करना, ठीक है।
और जो एनिमीलिया के अंदर अगर हम हायर एनिमल्स हायर फॉर्म को देखें तो उनके पास सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है वो भी होता है। इनके अंदर लोकोमोशन भी होता है, मतलब ये इजीली मूव कर सकते हैं, प्लांट मूव नहीं कर सकते। और जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा वो किस में होगा, मेल और फीमेल के थ्रू होगा। उसके बाद यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होगी। सो ये कुछ पॉइंट्स एनिमीलिया के। इन जो इसका एनिमीलिया का भी एक फर्दर एक बड़ा सारा चैप्टर है, आगे हम वो देख लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, ये हमने पांचों किंगडम का एक मतलब समरी है, एक तरह से हम समरी बोल सकते हैं कि पांचों किंगडम्स में कौन कौन सी कैरेक्टर्स हैं, पांचों किंगडम्स के नाम से, और कौन कौन से कैरेक्टर किस किस किंगडम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और किसके अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल की। ठीक है, सेल टाइप की कौन सी सेल टाइप की है। जो मोनेरा होगी वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक होगी, बाकी जितने भी होंगे प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमीलिया, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक्स होंगे। सेल वॉल कैसी होगी, मोनेरा के में कौन आता है, बैक्टीरिया आता है, तो इसके अंदर नॉन सेल्यूलोजिक होगी, मतलब इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेंस की लेयर होती है। उसके बाद जो प्रोटिस्टा होता है, इनके अंदर कुछ के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ के अंदर नहीं होती। फंगस के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो चिटिन की होगी, चिटिन और पॉलीसेटेराइड्स की। प्लांटे के अंदर होगी वो सेल्यूलोज की होगी, और एनिमीलिया के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, इन सब के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके साथ रिलेट कर दिया ना, प्रोकैरियोटिक्स के साथ रिलेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स के अंदर जितने भी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और जितने भी यूकैरियोट्स होंगे उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कैसा होगा, मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर क्या होगा, सेलुलर होगा। फंगाई, प्लांटे और एनिमीलिया के अंदर मल्टी सेलुलर होगा, और प्लांटे के अंदर टिश्यू या फिर ऑर्गन, और एनिमल्स के अंदर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ये हायर लेवल के आ जाएंगे एनिमीलिया के अंदर। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होगा, मोनेरा के अंदर ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉफ भी हो सकता है। प्रोटिस्टा के अंदर क्या होगा, ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉफ भी हो सकता है। फंगस सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक होंगी, ठीक है, ट्रूली हेटेरोट्रॉफिक होंगी, और प्लांटे होते हैं वो ट्रूली ऑटोट्रॉफिक होंगी। एनिमीलिया होते हैं वो होती है हेटेरोट्रॉफिक। सो फंगस और एनिमीलिया ट्रूली हेटेरोट्रॉफिक होंगे, प्लांटे होते हैं वो ट्रूली ऑटोट्रॉफिक होंगी, और मोनेरा और प्रोटिस्टा ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं, ये दोनों तरह की हो सकती है। सो ये एक समरी थी पांचों किंगडम्स के बारे में। सो इसके अंदर देखो, इस चैप्टर में हमने पांचों किंगडम्स कर लिए, उनके अंदर जितने भी क्लासेस अलग अलग क्लासेस आ रही थी उन सभी क्लासेस को कर लिया, उनके अंदर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे उन सब को कर लिया। सो ये काफ़ी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, आपको 2-3 बार में ये चीज़ याद हो जाएंगी, लेकिन एक बार में तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1-2 बार में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद हो जाएंगी। इस चैप्टर में कुछ एक एडिशनल भी दे रखे हैं, कुछ चीज़ें वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, वो दे रखा है कि वायरस के बारे में। अभी ये बात करते हैं कि वायरस है, लेकिन इसको क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रखा। जैसे हमने अलग सबको क्लासीफाई कर दिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी कर दिया, और वायरस बोलते हैं कि ये तो लिविंग है, मतलब कितने सारे डिजीज कॉज करता है, तो लिविंग है तभी तो डिजीज़ कॉज करता है। जैसे अगर हमें कॉमन फ्लू हो गया, फिर कॉमन कोल्ड होता है, कुछ भी फ्लूज़ होते हैं, कितनी सारी, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, ये वायरस की वजह से ही हुआ था। तो इसको मतलब इतने बोलते कि ये तो ऐसा वो चीज़ है, इसको क्लासिफिकेशन में नहीं रखा, ये तो ऑर्गेनिज्म ही है। क्यों नहीं रखा, क्यों इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये ट्रू लिविंग नहीं है। ये क्या होता है, ओब्लिगेट पैरासाइट है। ओब्लिगेट पैरासाइट मतलब कि ये अगर सेल के बाहर रहता है ना तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, कुछ नहीं बिल्कुल, मतलब अगर सेल के बाहर है ना तो ये कुछ भी नहीं है। अगर सेल के अंदर जाते ही एक्टिव हो जाता है, सेल के अंदर जाते ही सेल से सब न्यूट्रिशंस लेगा और एक्टिव हो जाएगा और अपना काम शो करेगा। मतलब इसको कोई डिजीज़ कॉज करनी है तो वो डिजीज़ कॉज करेगा। सो इसीलिए इस वायरस को क्लासिफिकेशंस में नहीं रखा, अदरवाइज इसको रख देते हैं, क्योंकि बाकी काफ़ी ब्रॉड इसकी पैथोलॉजी है। सो वायरस क्या होते हैं, देखो वायरस होते हैं नॉन सेलुलर, मतलब सेलुलर नहीं होते, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं आउटसाइड द सेल, मतलब कि अगर सेल के बाहर है ये तो नॉन सेलुलर है, सेल नाम की तो इनके पास कोई चीज़ नहीं होती, अगर ये बाहर है तो।
ठीक है। इनर्ट होते मतलब एक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका जब ये सेल के बाहर होते हैं। अगर एक बार ये किसी भी सेल को इन्फेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पर ये अपनी मशीनरी को एक्टिवेट कर देंगे और होस्ट में जाके रेप्लिकेट करेंगे और अपने होस्ट को किल कर देंगे। ठीक है। वायरस का मतलब क्या होता है? वीनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। वीनम मतलब एक तरह से पॉइजनस फ्लूइड होता है, जहर तरह का। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए थे। इन्होंने वायरस को अलग अलग तरह से डिफाइन किया। सबसे पहले आए दिमर्ती इवानोव्स्की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि जो टोबैको का प्लांट होता है, ठीक है, जो तंबाकू का जो प्लांट होता है, उसके अंदर कुछ मोज़ाइक डिजीज़ देखी और देखा कि ये जो डिजीज़ है ये कुछ माइक्रोब्स, मतलब इनको माइक्रोब्स कर रहे हैं इस टोबैको के अंदर। ये मोज़ाइक डिजीज़ कुछ कैजुअल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही है। फिर उन्होंने बताया ये किसकी वजह से हो रही है? वायरस की वजह से हो रही है। उन्होंने बताया कि जो वायरस का जो स्ट्रक्चर होगा, वायरस का अगर साइज़ की बात करें तो वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पास किया कि एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर देखा कि इस मतलब एक फ़िल्टर लिया, वहाँ से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकती, लेकिन ये भी देखा कि वहाँ से वायरस पास हो रहे हैं, तो मतलब कि वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। ये बात बताई इवानोव्स्की ने। ठीक है। फिर अब आए MW बीजरनिक्स। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये चीज़ बताई कि जो टोबैको प्लांट को जिन्होंने इन्फेक्ट किया था, जिन वायरस ने इन्फेक्ट किया था, वहाँ से इन्होंने कुछ एक्सट्रैक्ट ले लिया, ठीक है, कुछ फ्लूइड ले लिया और फिर देखा कि जो ये फ्लूइड है क्या ये इन्फेक्शन कॉज कर पा रहा है। ये देखा कि कुछ एक्सट्रैक्ट लिया इन्होंने इन्फेक्टेड प्लांट से, जो टोबैको इन्फेक्टेड प्लांट था वहाँ से कुछ एक्सट्रैक्ट लिया और ये देखा कि जो ये एक्सट्रैक्ट है ये हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उन्होंने पता किया कि ये तो हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर रहा है। सो उन्होंने बताया कि ये नया जो पैथोजन है ये है वायरस, और जो ये फ्लूइड कॉज कर रहा है, ठीक है, फ्लूइड जो डिजीज़ कॉज कर रहा है, इसको हम बोल देते हैं कॉन्टाजीनियस वीबियम फ्लूइडियम, इन्फेक्शियस लिक्विड फ्लूइड। मतलब जो लिक्विड फ्लूइड है वो भी कॉन्टाजीनियस है, मतलब कि ये भी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आए थे WM स्टैनली। WM स्टैनली ने क्या किया? उन्होंने ये बताया कि ये क्रिस्टल वायरस क्या होता है, क्रिस्टलाइज होते हैं, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर के होते हैं। अगर ये सेल के बाहर होंगे ना तो इनर्ट होंगे, मतलब खाली होंगे। इनर्ट क्या बोलते हैं? खाली बोलते हैं ना। तो इनर्ट होंगे आउटसाइड देयर स्पेसिफिक सेल्स। और वायरस क्या होता है? ओब्लिगेट पैरासाइट्स। ओब्लिगेट पैरासाइट्स मतलब कि जब ये होस्ट में सेल में रहेंगे तब तो ये लिविंग रहेंगे और बाहर क्या रहेंगे? नॉन लिविंग रहेंगे। ठीक है। तो एक बार फिर से समरी देख लेते हैं। दिमर्ती इवानोव्स्की ने बताया कि टोबैको में कुछ डिजीज़ कोज हो रही है, मोज़ाइक डिजीज़। वो देखो वायरस का नाम किसने दिया था? बीजरनिक ने दिया था। इन्होंने तो बस ये बताया कि भाई टोबैको के अंदर कुछ डिजीज़ कोज हो रही है और ये ऑर्गेनिज्म वायरस से भी छोटे हैं। इन्होंने इतना बताया कि बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। ठीक है। ये उन्होंने बताया कि इन्होंने वायरस का नाम नहीं दिया। इसने बताया कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इस डिजीज़ को कोज कर रहे हैं और ये ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, क्योंकि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के थ्रू। उसके बाद जो बीजरनिक आया उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये बता दिया कि जो फ्लूइड जो एक्सट्रैक्ट किया इन्होंने, ये इन्फेक्टेड प्लांट से कुछ फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया और ये देखा कि ये कुछ हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि हाँ वो कर रहा है। तो उसके बाद उन्होंने नाम दे दिया इसको वायरस, नया पैथोजन को नाम दे दिया वायरस, और इस फ्लूइड को बोल दे दिया कॉन्टेजिनियस विविड फ्लूइडम। उसके बाद स्टेनली ने उसकी आउटर स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया कि जो अगर वो सेल में रहेगा तो वो इनर्ट है, अगर सेल के बाहर रहेगा तो वो इनर्ट है, सेल में चला जाएगा तो वो लिविंग बन जाएगा। तो इन तीनों साइंटिस्ट का मेन रोल है वायरस के डिस्कवरी के अंदर। जो डिजीज़ उन्होंने खोज की थी वो ये थी, देखो ये टोबैको की लीव्स हैं, ठीक है, टोबैको प्लांट की लीव्स हैं। उन लीव्स के ऊपर इस तरह से अलग अलग तरह से मार्क हो गए। ये TMV इन्फेक्टेड लीव्स हैं, ठीक है, टोबैको मोज़ाइक वायरस इन्फेक्टेड लीव्स हैं ये। उसके बाद इस टोबैको मोज़ाइक वायरस का भी इन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया। ये कैप्सिड होते हैं और इनके अंदर RNA प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटीन तो इनके पास होता ही है। ठीक है। वायरस के पास प्रोटीन की जो आउटर जो ये कवरिंग होगी ना, इसकी कैप्सिड जो आउटर कवरिंग होती है एक हेक्सागोनल, ये प्रोटीन के मिल की बनी होगी। और इसके पास अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या हो सकता है? वो DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है।
लेकिन दोनों नहीं होंगे। ये नहीं है कि एक कैप्सिड वॉल के अंदर आरएनए और डीएनए दोनों प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होगा, आइदर डीएनए और आरएनए। उसके बाद जो वायरस होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, मतलब कि और क्या करते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन मतलब कि जो आउटर जो इसकी वॉल होती है वो कैप्सिड बोलते हैं इसको, जो कि प्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद जो इन्फेक्शन अगर कोज करती है ना, तो वो उसका डीएनए ही कोज, मतलब जो न्यूक्लिक एसिड है वही इन्फेक्शन कोज करेगा। ये नहीं है कि जो बाहर की जो कैप्सिड इसकी जो ये आउटर जो कवरिंग है ये इन्फेक्शन कोज नहीं करती, ठीक है। जो प्लांट इन्फेक्टेड वायरस होते हैं, प्लांट इन्फेक्टेड वायरस वो क्या होते हैं, वो जर्नली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। एसएस यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड है। एनिमल इन्फेक्टेड जो वायरस होंगे वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, और डीएस यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड लिख रखा है, तो वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं और डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकते हैं, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक बैक्टीरियोफेज, ये एक वायरस है। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब खाने वाला, कि बैक्टीरिया को खाने वाला एक वायरस, ठीक है। वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ये दे रखा है यहाँ पे। ये जर्नली डबल स्टैंडर्ड वायरस होता है, ठीक है। और उसके बाद ये इसके पास आउटर कवरिंग होती है जिसको हम बोलते थे कैप्सिड। ये बहुत सारे कैप्सोमियर से मिल के बनी होती है, जो कि इसके न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। और ये ये कैप्सोमियर्स है ये किस तरह से अरेंज होंगे, ये हेलिकल भी अरेंज हो सकते हैं और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वायरस होता है वो मेन डिजीज़ क्या क्या कोज करता है। मम्प्स कोज करता है, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सारी कौन डिजीज़ को, ये वायरस डिजीज़ कोज करता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर भी डिजीज़ कोज होती है वायरस के थ्रू। कौन सी, मोजाइक फॉर्मेशंस, या फिर लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वीन कर्लिंग्स, ड्राफिंग और स्टंटेड ग्रोथ। ये डिफरेंट प्लांट के अंदर डिजीज़ होते हैं जो वायरस के थ्रू कॉजेज होती है। जैसे कि यहाँ पे प्लांट का एग्जांपल देते हैं सारे, यहाँ पे टीएमवी है, ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, बार्ले येलो ड्राफ, बड ब्लाइट, ल्यूटेक्स मोजाइक वायरस, शुगर केन मोजाइक वायरस। डिफरेंट वायरस होते हैं जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। सो ये तो हो गया वायरस। अब हम देखते हैं वीरियोइड्स। वीरियोइड्स क्या होते हैं, वीरियोइड्स को किसने डिस्कवर किया था, टियोडाइनर ने डिस्कवर किया था, ठीक है। ये एक नए इन्फेक्शन एजेंट होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, स्मॉलर देन वायरस होते हैं, मतलब वायरस से छोटे होंगे। जो वीरियोइड्स होते हैं ये मेनली प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे, सिर्फ प्लांट को, एनिमल्स पे ये अपना इफेक्ट शो नहीं करेंगे, सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे। इनके पास क्या होगा, जो आरएनए होगा वो फ्री फॉर्म के अंदर होगा, क्योंकि इनके पास जो बाहर की जो लेयर होती है प्रोटीन कोट वो इनमें एब्सेंट होती है, ठीक है। मेन जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो कौन से होते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। इसलिए इनको ये प्लांट को, इसलिए क्योंकि ये डिजीज़ सिर्फ प्लांट में होती है तो इसलिए हम बोल देते हैं इनको वीरियोइड्स। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो एजेंट्स होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट, उनको हम बोल देते हैं पीरियंस। ये कुछ अलग अलग एजेंट्स है, ठीक है, जैसे वायरस हो गया, वीरियोइड्स हो गया, पीरियंस हो गया, ये अलग अलग एजेंट्स हैं। ये एजेंट्स जो पीरियंस होता है बिल्कुल स्मॉल, बिल्कुल सेम साइज़ का होगा वायरस में, ठीक है। और ये कुछ डिजीज़ कॉज करता है, जैसे कि बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। जो ये बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी है ये क्या होती है, मैड काउ डिजीज़ होती है कैटल्स के अंदर, और ह्यूमंस के अंदर भी कुछ डिजीज़ कॉज करता है, लाइक क्रीजकोव डिजीज़, सीजेडी, ये ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ कॉज करता है। फिर हम बात करते हैं लाइकन्स की। लाइकन्स क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होता है किसका, एल्गा और फंगाई का। ये हमने लाइकन पहले भी देखा था, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके अंदर फंगाई और एल्गा एक दूसरे के साथ सिम्बायोसिक रिलेशनशिप में रहेंगी, जिसमें एल्गा और फंगाई एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। जैसे अगर हम एल्गल कंपोनेंट की बात करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं फाइकोबाइट्स, और फंगल कंपोनेंट की बात करें तो हम बोल देते हैं माइकोबाइट्स। फंगल को हमने देखा था कि वो ट्रूली हेटेरोट्रोफिक्स है, एल्गा क्या है, ट्रूली ऑटोट्रोफिक्स है। तो मतलब खाना बनाने का काम किसका होगा, ऑटोट्रोफिक्स है तो ये खाना बनाएगी, ठीक है। तो एल्गा का मेन काम होता है कि ये फंगस को फूड को प्रिपेयर करके देगी, ठीक है। एल्गा फूड प्रिपेयर करेगी और फंगस खा लेगी, तो ये काम हो जाएगा। और वापस से जो फंगल कंपोनेंट होता है वो एल्गा को प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करवा के देगा, मतलब कि रहने के लिए अच्छी जगह देगा, उस पर एल्गा रहेगी और फूड को प्रिपेयर करेगी, ठीक है। तो इन दोनों को फ़ायदा हो रहा है।
एल्गा को जगह मिल रही है रहने के लिए और फंगल को वहाँ से फूड मिल रहा है, तो दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। जो लाइकन होता है वो एक गुड पोलिनेशन इंडिकेटर होता है, मतलब कि अगर कोई पॉन्ड मान लो, अगर किसी भी वाटर एरिया के अंदर लाइकन प्रेजेंट है तो मतलब वहाँ की कंडीशंस, उस पानी की कंडीशंस अच्छी है, ठीक है, या फिर उस जगह की कंडीशंस अच्छी है, वहाँ पर कोई भी पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो जहाँ पोल्यूटेड एरिया के अंदर ग्रो नहीं कर पाते लाइकन। सो इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस वो कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको ये कंप्लीट चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।